अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि हम देखेंगे पी टाइप की कैरियर कंसंट्रेशन, फर्मी लेवल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी तीन बुनियादी बातें देखेंगे पी टाइप के मुतालिक। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इससे पिछले लेक्चर में हमने एन टाइप के लिए ये तीनों बातें देखी, यानी कैरियर कंसंट्रेशन, फर्मी लेवल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आज हम देखने वाले हैं यही तीन चीजें किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो शुरू करते हैं कैरियर कंसंट्रेशन और फर्मी लेवल में। अब हम जानते हैं जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात होती है तो जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के बहुत करीब होता है, टॉप वाली साइड पे। और एक बेहद मामूली एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके पहुंच सकता है कहां तक, एक्सेप्टर लेवल तक। जब वो जाएगा तो पीछे वैलेंस बैंड में क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। अब एक आम टेम्परेचर पे चंद इलेक्ट्रॉन ही हो पाएंगे जो वैलेंस से कंडक्शन तक जा पाएंगे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो थोड़ा होगा किसके मुकाबले में, जो होल्स बने होल्स की वजह से होगा। तो इसका मतलब आपके पास जब हम पी टाइप देखते हैं तो होल्स मेजॉरिटी में है जबकि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स में है। अब आपके ज़हन में ना एक बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो कंडक्शन बैंड में है और जो होल्स का है वो वैलेंस बैंड में है। तो ये जो अभी बात मैंने समझाई, वे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं जबकि वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा हैं। तो इसका मतलब अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि होल्स मेजॉरिटी कैरियर क्यों कहला रहे हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर क्यों कहला रहे हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप कहेंगे एक्सेप्टर बैंड खाली है और वो इंतहाई करीब है किसके, फील्ड वैलेंस बैंड के। अब जब इंतहाई कम टेम्परेचर होगा तो ये हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन की, ठीक है, कि 0 केल्विन में ये मामलात आने वाले हैं। मगर जब टेम्परेचर आपका लो होगा यानी 0 केल्विन से थोड़ा ऊपर जाएगा तो वैलेंस बैंड से जंप होगा कहां तक, एक्सेप्टर बैंड तक, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। तो वहां पे होल क्रिएट हो गए जैसे आप इस फिग में समझ रहे हैं। तो लो टेम्परेचर पे जो फर्मी एनर्जी है जो ई एफ से आप देख रहे हो वो वैलेंस बैंड और आपकी ई ए यानी एक्सेप्टर बैंड के बीच में है, ठीक है। और आप कहेंगे कि ई एफ यानी चंद फ्यू केटी यानी आपके पास जो थर्मल एनर्जी की दूरी के ऊपर है, केटी फॉर थर्मल एनर्जी के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ होल्स बताओ जी जो वैलेंस बैंड में आए हैं, तो अगर आपको इंट्रिंसिक वाला मामला याद हो तो इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल्स हमने इस फार्मूले से बनाए थे। मगर आप इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक है तो मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दूंगा कि मैं एन एच लिख दूंगा कि नंबर ऑफ होल्स जो हो जाएंगे, पी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ होल्स बताएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे है, एक्सेप्टर बैंड में, ठीक है। हम कंडक्शन का तो जिक्र ही नहीं कर रहे क्योंकि कंडक्शन तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वैलेंस से निकलेंगे एक्सेप्टर बैंड तक पहुंचे। एन ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर्स स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैंड में कितने होंगे वो हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन ए एक्सपेंशन माइनस ई ए माइनस ई एफ ओवर के टी। तो जितने होल्स होंगे वैलेंस में असूली तौर पे अब उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक्सेप्टर में। तो यही चीज मैंने लिख दी यहाँ पे कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड तक नहीं गया तो इसका मतलब फिर एक ही बात मुमकिन है ना कि सारे वैलेंस से निकले और एक्सेप्टर तक की पहुंचे हैं, कंडक्शन तक तो गया ही कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर बैंड में है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस। तो दोनों को इक्वेट कर दिया आपने। अब एनएच की वैल्यू हम जानते हैं, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी इस जगह पे। अब आप दोनों तरफ का लॉग ले लो, तो मैंने लॉग ले लिया दोनों साइड्स पे इक्वेशन पे। अब लॉग को लॉग का फंक्शन लगाया, लॉग अंदर जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो बीच में प्लस का साइन आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो बीच में प्लस का साइन आ गया। अब क्या ये लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का फैक्टर खत्म कर देंगे तो इसका ये रिमेनिंग फैक्टर ऐसे लिखा दिया। अब क्या है कि जनाब आपने लॉग एन ए दूसरी तरफ जाएगा माइनस और ये ई वी माइनस ई एफ ओवर के टी दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा।
अब आपके पास ये इसका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम उठाया जा सकता है और ये लॉग के दोनों फंक्शन का लगा के इसको डिवाइडिंग के रूप में लिखा जा सकता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये डिवाइडिंग फैक्टर में आ जाएगा। इधर एलसीएम उठाएंगे तो केटी यहाँ से आपके पास 2EF आ जाएगा माइनस EA माइनस EV। EA एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर बैंड, EV एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड और EF तो फर्मी एनर्जी आप जानते ही हैं। अगर मैं इसको अलग अलग स्प्लिट करके लिख दूं तो इस तौर पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये 2m इफेक्टिव मास ऑफ होल KT ओवर 2 पाई H कट होल स्क्वायर की पावर 3/2 को अगर मैं उल्टा देता हूँ, इसे नीचे कर देता हूँ, इसे ऊपर कर देता हूँ, तो नेगेटिव साइन साथ में लग जाएगा, यानी ऑर्डर चेंज करने से उल्टा देने से नेगेटिव आ गया साथ में। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने स्प्लिट किया था इसमें से EA प्लस EV/KT को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब बाकी क्या बच गया, राइट 2EF ओवर KT, मुझे सिर्फ EF चाहिए, तो EF को इधर ही छोड़ दो, 2/KT को दूसरी तरफ लेके जाओ तो KT/2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो KT/2 दूसरी तरफ चला गया। ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो KT पहले इस फैक्टर से भी ज़रब खाएगा, इस फैक्टर से भी ज़रब खाएगा, तो KT से कट जाएगा, तो आपके पास EA प्लस EV/2 और फिर KT/2 लॉग वाले फैक्टर से ज़रब खाएगा। बात समझ आ गई? यानी KT/2 को अंदर ज़रब दे दी। अब अगर ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी, ये बड़ी बुनियादी इक्वेशन है, फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अगर टेम्परेचर 0 हो जाए तो ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब तब आपका जो फर्मी लेवल है वो एक्सेप्टर और वैलेंस के बिल्कुल दरमियान में बनेगा। बात समझ आ गई? तो ये एक रिजल्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो EF हमें पता लग चुका है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी जो हमने यहाँ पे लिखी, ये वाली जो NH एक्सपोनेंशियल माइनस EF माइनस EV ओवर KT, NH की वैल्यू मैंने लगा दी है, इसमें EF की वैल्यू जो अभी अभी इक्वेशन 3 में बनी है, मैंने समझाने के लिए नीचे लिख भी दी है, ये वैल्यू मुझे इस जगह लगानी है। तो मैंने वो सारा हाईलाइट कर दिया कि भाई इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैंने ये चीज वैल्यू प्लेस कर दी है। अब अगर आप इस वाले हिस्से को देखो तो EV अगर आप एलसीएम उठाओ तो ये आपके पास एडजस्ट करके लिखा जा सकता है, 2 एलसीएम उठाओगे ना तो EV माइनस EA ओवर 2KT आ जाएगा, यानी इसे एडजस्ट करके लिख दिया है। ये कुछ चीजें कट भी जाएंगी, फिर आपके पास इस तौर पे लिखा जा सकता है KT इस सेकंड वाले फैक्टर से कट जाएगा मगर इसके नीचे आ जाएगा। बात समझ गए? सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है, और कोई मामला नहीं किया इसमें। इस KT से कट गया, 1/2 को नीचे करके लिख दिया, मगर इसके साथ ये 2 के साथ KT लग गया। ओके हो गया? अब ये लॉग के शुरू में 1/2 लिखा हुआ तो पावर बना के लिखा जा सकता है, तो ये ऊपर पावर में चला जाएगा और कोई अगले स्टेप में कोई खास काम नहीं किया, ये 1/2 ऊपर चला गया। अब एक्सपोनेंशियल को अगर मैं अंदर लेता हूं तो आप देख सकते हो लॉग का बीच में जो कि प्लस का साइन है, तो आप कह सकते हो कि दोनों ही एक्सपोनेंशियल के फंक्शन होंगे इकट्ठा, यानी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगा दी, तो एक्सपोनेंशियल जब अंदर गया तो एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देंगे, बाकी सारे 1/2 की पावर तीनों को अलग अलग अलॉट कर दी। Na की पावर भी 1/2, 2 की पावर भी 1/2, इस होल फैक्टर की पावर पहले से 3/2 थी, 1/2 हो गई तो 3/4 हो जाएगी। ठीक है? अब आप देखो मैंने कुछ कलर हाईलाइट किए हैं, ये 2 है, ये 2 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/4, तो इनको आपस में सॉल्व किया जा सकता है। ये Na की पावर 1/2, तो इसे भी इधर से हटा के इसके साथ लिख दिया, तो 2 की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो 2 हाफ बचेगा, Na हाफ इधर आ जाएगा, इसको एडजस्ट करते तो आपका इफेक्टिव मास KT ओवर 2 पाई H कट होल स्क्वायर की पावर 3/4 आ जाता और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता। अब अगर आप गौर करो तो ये भी हाफ है, स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, तो ये आपके नंबर ऑफ होल्स आ गए। ठीक है? जो अब P टाइप के अंदर हमने डिस्कस किए, जो कि वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर बैंड तक पहुंचेंगे। ठीक है? उस सूरत में जब कोई भी होल आपका कंडक्शन बैंड तक, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाता, तो अगर आप देखो सारी चीजें कांस्टेंट, आप मान लो वैलेंस बैंड की एनर्जी, एक्सेप्टर बैंड की एनर्जी, तो आपके पास ये जो होल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ Na के। एक्सेप्टर बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसके प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो आपके पास अभी अभी आपने जो P का टूल बनाया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ होल्स जो निकालने आपने, वो ये है। कंडक्टिविटी का टूल हम जानते हैं कि नंबर ऑफ होल्स, चार्ज और मोबिलिटी ऑफ होल्स,
तो आपके पास पी की वैल्यू मौजूद है, नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब ई चार्ज कांस्टेंट है, मोबिलिटी भी कांस्टेंट होगी, तो जो वेरिएबल है उसे बाहर निकाल दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई है इसे मैंने सिग्मा नॉट कह दिया और ये वैल्यू इक्वेशन बन गई आपके पास। ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन बनी है जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी की निकाली थी, मगर उसमें सिग्मा नॉट की वैल्यू कुछ और थी। तो रिजल्ट वैसे ही है, मगर कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो एटम है वो वैलेंस बैंड के वो आयनाइज्ड होंगे और वो आपके पास एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेंगे और वो होल्स पीछे वैलेंस बैंड में छोड़ देंगे। ये होल्स अब कंडक्टिविटी का बायस होंगे इंप्योरिटी कंडक्शन रीजन में, और आपके पास फिर इंप्योरिटी एग्जॉस्ट रीजन आ जाएगा। एक लिमिटेड नंबर ही हो सकते हैं यानी इंप्योरिटी एटम के जो आयनाइज होंगे, उसके बाद वो नहीं हो सकेंगे। फिर आप जब टेम्परेचर क्या है कि और मजीद बढ़ाओगे तो आपके पास मोबिलिटी भी यानी वो इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी वाला मामला शुरू हो जाएगा कि टेम्परेचर आपका -3/2 के स्कैटरिंग थर्मल फोनांस की वजह से वहां से कंडक्टिविटी शुरू होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आप दोनों बातें जो कल का टॉपिक है और आज का टॉपिक है उसको मिला के देखो तो यही आपको एक बिहेवियर समझ आएगा। एन टाइप के अंदर देखो तो यही कर्व कल हमने बनाई थी, और ये पी टाइप की आपको कर्व बिल्कुल दिखाई दे रही है कि शुरू आपके पास सेम बिहेवियर आ रहा है जैसे आपके पास समझ लें कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर था, वैसे ही हमारे पास होल्स का बिहेवियर कंडक्टिविटी के बारे में आ रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।